नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए स्पेशली हम टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर दिन मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि आप सभी वीडियोस मेरे देखते होंगे। अभी जुड़े हैं तो लेटेस्ट सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें यार, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी मिसमैच हो गया। कुल मिलाकर के इक्विपमेंट और उसका यूज़ दिया हुआ है और आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से सीखने को मिलेंगे। मेरा तो मानना ये है, हमें गलत और सही का पता तभी तो लगेगा जब चारों का ऑप्शंस हमें पता होगा। देखिए फिर नंबर 1 ऑप्शन, मेगर क्या काम करता होगा? उच्च प्रतिरोध नापने के काम आता है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें लैंग्वेज इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की भी हो सकती है, तो उसे भी आप ध्यान रखें। मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने में भी काम आता है। सेकंड है केल्विन ब्रिज, तो वो निम्न प्रतिरोध मापने के काम आता है। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा कह रहा है अर्थ टेस्टर इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के काम आता है। तो देखिए दोस्तों, ये गलत हो गया। अर्थ टेस्टर अर्थ का प्रतिरोध नापने के काम आता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं नाप सकता। अर्थ टेस्टर में एसी होती है, मेगर में डीसी होती है। और वैसे देखो, मेगर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, अर्थ टेस्टर में एसी होती है, जबकि इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए भी डीसी आवश्यक है। क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते समय कहते हैं कि हमें पीक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डीसी मोस्ट इफ़ेक्टिवली प्रोवाइड करवा सकता है। ओम मीटर की अगर बात करें तो प्रतिरोध का सटीक मापन तो बिल्कुल सही है, प्रतिरोध का सीधा सीधा मापन कर देता है ओम मीटर। हमें सी ऑप्शन के साथ जाना है। अर्थ टेस्टर इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन करता है, ये गलत सुमेलित हो गया, मिसमैच हो गया एक तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लिख दिया गलती से, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ऑप्शन देखो, डमी कॉइल आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करता है। ये डीसी मशीनों में ही केवल काम में ली जाती है, ये ज़रूर आप ध्यान रखना, डीसी मशीनों में होता है। डमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डमी का मतलब होता है एक तरह से खाली रह जाना, रिक्त रह जाना। कहते हैं कि जब वाइंडिंग अनबैलेंस होती है तो आर्मेचर में कुछ स्लॉट्स ऐसे होते हैं जो खाली रह जाते हैं। अब वो खाली स्लॉट जो होते हैं ना, तो फिर आर्मेचर में जिस तरफ खाली रहेंगे उस तरफ वज़न कम हो गया ना, तो ये कहलाता है मैकेनिकल अनबैलेंस, यांत्रिक रूप से असंतुलित हो गया। तो अब वो जो खाली स्लॉट है ना, उसमें क्या करते हैं कि कॉपर की कॉइल डाल देते हैं, जिसके किसी के साथ कनेक्शन नहीं किए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं डम्मी कुंडलियाँ। तो ये केवल वजन को मैकेनिकल रूप से वो बैलेंस रहे, इसके पर्पज़ से डाली जाती है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही मिला हुआ है। बी ऑप्शन कह रहा है डैम्पर कॉइल जो है, तो ये डैम्पर वाइंडिंग अल्टरनेटर में और सिंक्रोनस मोटर में होती है, हंटिंग दोष समाप्त करने के लिए होती है, बिल्कुल ठीक सही है। और शेडिंग रिंग सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर में होती है, जहाँ ये फेज़ को स्प्लिट करती है, यानी एक फेज़ को 2 फेज़ों में बांटती है, फेज अंतर पैदा करती है। तो डी ऑप्शन आएगा ऑल अबव का। उपरोक्त सभी का ऑप्शन अपने को यहाँ करना था। ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही से मैच है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, मोस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है ऐप में, आप चाहें तो ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम इसी तरह के अपडेट चैनल पर आपको पहुँचाते हैं, न्यूज़ नोटिफिकेशन भी देते हैं। अगला सवाल, डीसी मोटर में अधिकतम यांत्रिक शक्ति जब उत्पन्न होती है तो बैक ईएमएफ और वोल्टेज का अनुपात कितना होता है?
दोस्तों अच्छे से पढ़े इस क्वेश्चन को। यहाँ से मेरा मानना है कि कम से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और 4 क्या मैं कहूँ 6 बनते हैं। पहला सवाल तो यही है कि जब अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय बेक ईएमएफ और वोल्टेज में संबंध क्या है। तो कहते हैं कि उस समय बेक ईएमएफ जो है वो सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होता है। यानी सप्लाई वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है तो बेक ईएमएफ का मान 110 वोल्ट ही होगा। मतलब बेक ईएमएफ का मान जो है वो 220 का आधा होगा, यानी 110 वोल्ट होगा। तो अब यहाँ देखो रेशियो पूछा है। रेशियो पूछने का मतलब क्या है, 110/220 यानी 0.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, वाइस वर्सा भी दे सकता है। मतलब वोल्टेज और बेक ईएमएफ का अनुपात भी पूछ सकता है। तो देखो उस समय जो ऑप्शन आएगा ना वो आएगा 2 का ऑप्शन आएगा। फिर आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है कि उनका अनुपात 2 हो सकता है। अब देखो इसमें क्या आ सकता है, तो मान पूछ सकता है वो कि 220 वोल्ट पर प्रचालित मोटर है, मैक्सिमम यांत्रिक शक्ति पैदा कर रही है, बताइए बेक ईएमएफ कितना है। तो 110 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा भी तो पूछ ही सकता है आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर अभी हमारा सी उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सी हानि नगण्य होती है। दोस्तों वोल्टेज के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को 2 तरीके से बांटा गया है। एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं 650 वोल्ट से ऊपर का, और 650 एंड बिलो इससे नीचे जितना भी होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब देखो हम सब जानते हैं कि कोरोना जो होता है ना, ये होता है लाइन के चारों ओर की एयर ब्रेकडाउन होने पर। लगभग एयर का जो अपन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ मानते हैं वो 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर, यानी अगर इसको एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 3 केवी प्रति एमएम बनता है इसका, राइट। तो कोरोना जो है ये वोल्टेज के साथ होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लो और मीडियम वोल्टेज की कैटेगरी में आता है। सो इस लाइन में कोरोना की संभावना कम है। जबकि देखो त्वचा प्रभाव तो होगा ही होगा, समीपता प्रभाव भी होगा। कोरोना जो है इफेक्ट, इसकी संभावना जो होती है वो कम हो जाती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में संभावना होती है लेकिन कम होती है, बहुत कम उसमें भी रहेगी, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 किलोवोल्ट तक ही होता है, इससे ऊपर तो नहीं। 11 किलोवोल्ट से ऊपर जो है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। 33 किलोवोल्ट तक सेकेंडरी ट्रांसमिशन रहता है। 33 किलोवोल्ट से ऊपर जो होता है वहाँ प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों याद रखना, लाइन में जो ट्रांसफार्मर होता है फिर वो हमेशा डेल्टा स्टार वाला ही कनेक्शन मानते हैं। उसमें 3 फेज 4 वायर अपन इसमें लाइन प्रोवाइड करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उसको। अगला सवाल है सब स्टेशन में कौन सा उपकरण ऐसा है जो नो लोड पर किसी भी उपकरण में विद्यमान धारिता आवेश को डिस्चार्ज कर देता है। नो लोड पर किसी भी तरह का अगर कोई आवेश है ना, चार्ज है ना, तो उसके लिए एक अर्थ स्विच लगाते हैं जो उस सारे अर्थ वाले चार्ज को क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है, एक पाथ प्रोवाइड करवाता है। सर्किट ब्रेकर हेवी करंट पर सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए है। तड़ित चालक लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं, ये तड़ित से यानी सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेगा। और बस बार एक तरह का चालक है जो हमें प्रोवाइड करवाता है सप्लाई सिस्टम के लिए प्लग इन बॉक्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर वो परमेबिलिटी के बारे में। परमेबिलिटी किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक तरह से विद्युत सर्किट में पदार्थ की चुंबक के प्रति चालकता कितनी है उसको संकेत करता है। तो फिर ये रिलेक्टिविटी में आ जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है ना, विशिष्ट प्रतिष्ठम बोलते हैं जिसको। परमेबिलिटी और रिलेक्टिविटी जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। ससेप्टिबिलिटी तो चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है हिंदी में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है किसी ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी प्रभाव कब उत्पन्न होता है। दोस्तों सबसे पहले तो बात यह है कि फेरेंटी प्रभाव होता क्या है। तो फेरेंटी प्रभाव में
जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज होती है ना, वो सेंडिंग एंड की वोल्टेज की अपेक्षा अधिक हो जाती है। मतलब आप भेज रहे हो 11 किलोवोल्ट, आपको मिलेगी 13 किलोवोल्ट। सेंडिंग एंड की अपेक्षा रिसीविंग एंड पर वोल्टेज का बढ़ जाना फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है। जनरली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है, ध्यान रखें। और रीज़न इसके पीछे होता है कि या तो लाइन पर लाइटली लोडेड यानी हल्का भार हो, या फिर लाइन पर नो लोड हो, शून्य भार लाइन पर होना। तो और ऐसा होता क्यों है? ये लाइन की कैपेसिटी के कारण ही फेरेंटी उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस टेस्ट में दो समरूप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी? समरूप आइडेंटिकल को बोलते हैं, और आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर जो होते हैं उस टेस्ट का नाम रखा है हमने बैक टू बैक टेस्ट। वैसे ट्रांसफार्मर का ही ट्रांसफार्मर में इसका दूसरा नाम है, तो उसका नाम है संपनर टेस्ट अपन ने रखा है। और डीसी मोटरों में इसी के जैसा जो टेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं हॉपकिंसन टेस्ट। सी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे, बैक टू बैक टेस्ट करेंगे। और आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, सवाल पूछ रहे हैं कि निम्न परिपथ का पावर फैक्टर कितना है। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मुझे लगता है सही सही दिखाई दे रहा है। RL सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 3 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 ओम दिया हुआ है। माय डियर, सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर की गणना अगर आपको करनी हो तो फॉर्मूला होता है R/Z। देखो R का मान तो 3 ओम दिया हुआ है, लेकिन Z यानी इम्पीडेंस नहीं दिया हुआ। हमें सबसे पहले इम्पीडेंस की गणना करनी होगी। Z ज्ञात करने के लिए सीरीज सर्किट में फॉर्मूला होता है R² + XL², और इसका अंडर रूट। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट जब आप निकालते हैं तो उत्तर आएगा 5 ओम। रख दीजिए इसे कैलकुलेशन में, 3/5 करेंगे तो उत्तर आएगा 0.6। और आपके सामने ऑप्शन रहा बी। हाँ, अगर कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन देता है आपको, लैगिंग और लीडिंग का, तो देखिए सर्किट RL प्रकार का है, इसलिए पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होगा। अगर RC होता तो लीडिंग पावर फैक्टर होता। और अगर RLC होता तब आपको ये देखना है कि XL और XC में से मोर देन यानी अधिक कौन है। अगर XL ज़्यादा है तो इंडक्टिव होगा, अगर XC ज़्यादा है तो कैपेसिटिव होगा। सीरीज सर्किट के लिए ये नियम अप्लाई होता है। अगला सवाल, जूल का हीटिंग प्रभाव किस पर अवांछित होता है? अवांछित का मतलब समझ रहे होंगे आप। अवांछित का मतलब होता है जिसमें हम नहीं चाहते या जिसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखो सोल्डरिंग आयरन और हीटर तो उसमें सिद्धांत पर ही काम करते हैं, जबकि डायनमो जो होता है ये तो एक जनरेटर का प्रकार है, ये मैग्नेटिक सिद्धांत पर काम करता है। हालांकि ऊष्मा तो इसमें भी पैदा होती है, लेकिन वो जो हीट पैदा हो रही है वो अवांछित है। हम चाह नहीं रहे थे कि वो हीट वहाँ पैदा हो, फिर भी हो गई। बी उत्तर आएगा, डायनमो होगा। डायनमो पर ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि नियम तो जूल का ही लागू हो रहा है। जूल ने क्या कहा था? जूल ने ये कहा था कि जब भी किसी प्रतिरोधी तार में से धारा प्रवाह होता है तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार ये जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो I² RT पर निर्भर करेगी, मतलब धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के मान पर निर्भर करेगी। तो अब हमारा जनरेटर भी गर्म हो रहा है, तो नियम तो जूल का ही लागू हो रहा है, लेकिन हम चाह नहीं रहे थे। अवांछित का मतलब है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। बी उत्तर हमें यहाँ पर करना होगा। अगला सवाल है, मेगर में कंट्रोलिंग फोर्स कौन होता है? मेगर में कंट्रोलिंग फोर्स उसकी खुद की कुंडलियों के द्वारा ही देते हैं। मेगर एक मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है जिसमें एक CC और एक PC होती है। पेपर में सवाल पूछा जाए कि मेगर में कंट्रोल स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है, क्योंकि अलग से कोई स्प्रिंग नहीं लगाते हैं, उसकी कुंडलियां ही उसे स्प्रिंग वो कंट्रोलिंग फोर्स प्रदान करती है। आगे का सवाल एमीटर के बारे में है। आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम दिया हुआ है, 500 मिली एम्पियर पर वो फुल विक्षेप देता है, 1 एम्पियर तक रेंज बढ़ानी है।
देखो 500 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर करने का मतलब क्या हुआ, 1000 मिली एम्पियर ही तो हो गया, बात तो एक ही है ना। इसका मतलब धारा को दोगुना करना है, धारा को दोगुना करना है तो रेजिस्टेंस आधा लगा दो, बिल्कुल इसमें 10 ओम उत्तर आएगा। ये तो मैंने बताया एक ट्रिक टाइप में, पूरा जो है वो आपको फिर फॉर्मूला याद रखना है। RSH होता है Rm/n-1, इसके लिए फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो है वो आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके मिलान करना और मुझे कमेंट करके अपना उत्तर ज़रूर बता देना। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने बहुत बार पहले भी करवाया हुआ है और पेपर में भी इस क्वेश्चन की पूरी संभावना मुझे लगता है कि हो सकती है। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डीसी शंट मोटर का उपयोग किस में करते हैं। शंट मोटर जो है वो मशीन टूल में होती है, जबकि क्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन और ट्रैक्शन जॉब, इन तीनों में ही एक ही मोटर है और वो होती है डीसी की सीरीज मोटर। मशीन टूल वाला ऑप्शन आपके लिए रह गया, सी ऑप्शन करना है। डीसी शंट मोटर जो है वो मशीन टूल में होती है। अगला सवाल है कि फ्रीक्वेंसी जितनी होगी विद्युत झटका उतना ही होगा। दोस्तों वैसे तो देखो वाइस वर्षा के 2 ऑप्शन है तो दोनों सही होने चाहिए ना, लेकिन जनरली ये ऑप्शन माना गया है कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी झटका उतना ही अधिक लगेगा। लेकिन इसका मतलब कह रहे हैं कि ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो झटका कम लगेगा, फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर भी झटका तो तेज़ लगेगा, बट कह रहे हैं कि जितनी कम होगी उतना ही अधिक होगा। खैर ये पंजाब लाइनमैन 2019 में आया था और ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जो है यही माना गया था। वैसे तो देखो वाइस वर्षा ऑप्शन जब भी होते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल तो होते हैं, अगर कम है तो अधिक और अधिक है तो कम होता ही है, फिर ये तो ऑप्शन मानना पड़ता है। अगला सवाल है कि सजावट और विज्ञापन काम में कौन सा लैंप काम में लेते हैं, तो नियॉन साइन लैंप होता है। एडवर्टीजमेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा यही काम में लेते हैं ना अपन, ए ऑप्शन अपना यहाँ सही हो जाएगा, है ना। तो बस दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन और होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना।